हेलो एवरीवन। ये हमारी सेकंड बुक है जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका सेकंड चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। 1950 से लेकर 1990 तक जो हमारी कंट्री की क्या दशा थी, क्या रिफॉर्म्स आए उसमें, कैसी पॉलिसीज़ बनी, वो हम देखेंगे उसमें। तो पहले देखते हैं प्लानिंग क्या होती है, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम जो घर में प्लानिंग करते हैं कि कल पिज़्ज़ा खाएंगे या पिकनिक की प्लानिंग करते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक प्लानिंग है उसमें बहुत टाइम लगता है। तो वो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ये जो डेफिनेशन है ये प्लानिंग कमीशन द्वारा दी गई है। इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी कंट्री के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना है, यूटिलाइजेशन करना है। किस काम में? डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के काम में, जो आगे देश को आगे बढ़ाएंगे उन कार्यों में उनका इस्तेमाल करना है। लेकिन कैसे करना है? जो सबसे ज़रूरी काम है उसमें पहले इस्तेमाल करना है रिसोर्सेज का, और जो बाद में काम है उसका बाद में। अगर मानते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें बढ़ावा देना है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रिसोर्सेज यूज़ होने हैं उनको पहले इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर मान लो डैम भी बनाना है हमें, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी को बढ़ावा देना है, तो पहले इनमें से हमें देखना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि पहले क्या करना है, डैम बनाना है या एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें इम्प्रूव करना है। तो अगर डैम बनाना है तो पहले डैम बनाएंगे, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करना है तो पहले उसको इम्प्रूव करेंगे। तो जो ज़रूरी काम है पहले उसको करना है, ठीक है। तो ज़रूरी काम में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल होने हैं उनको इस्तेमाल करना प्रॉपर तरीके से, ताकि हमारा जो कंट्री है उसका भला हो, उसका इकोनॉमी इम्प्रूव हो। इसे कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ये डेफिनेशन दी गई थी प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो इसको आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप नोट कर लेना। सेकेंड चीज़ जो है हमारे पास, In India, the idea of economic planning became a reality with setting up of planning commission in 1950। 1950 में हमारा प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश हुआ, स्थापित हुआ, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस। प्रोफेसर पीसी मेहलानोबिस की अध्यक्षता में ये जो प्लानिंग कमीशन था इसका गठन हुआ, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश करने का आइडिया किसका था, तो वो था पीसी मेहलानोबिस का। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन रहता है, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो उस टाइम का प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि पहला चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का, तो वो कौन थे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, 2015 में, फरवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया। किससे? नीति आयोग से। अब नीति का जो NITI है इसका फुल फॉर्म है एक, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, या मुझे व्हाट्सएप करके मैसेज में बताना कि ये नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। और दूसरा क्वेश्चन, पहला चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का, ये आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। अब जो ये हमारे प्रोफेसर थे पीसी मेहलानोबिस, इनके बारे में 2-3 चीज़ें जानते हैं। मेहलानोबिस एस्टैब्लिश द ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कलकत्ता। इन्होंने जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है इसको एस्टैब्लिश किया था कलकत्ता में। दूसरी चीज़ क्या है, इन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था संख्या के नाम से। एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जाननी ज़रूरी है, जो हमारी पंचवर्षीय योजना होती है, 5 ईयर प्लान्स होते हैं, उनमें से जो सेकेंड 5 ईयर प्लान थी, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो किस पर आधारित थी, ठीक है। वो थी किसके आइडिया पर, उसका जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उस पर जो काम हुआ था वो उसका आइडिया किसने दिया था, तो वो था मेहलानोबिस ने आइडिया दिया था। तो अगर क्वेश्चन आया आपको कि जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, वो जो बेस था वो किसके आइडिया पर बेस था, किस पर्सन के आइडिया पर बेस था, तो वो था मेहलानोबिस के आइडिया पर बेस था वो। अब नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं हम कि जो प्लानिंग होती है वो क्यों ज़रूरी थी, ठीक है। जो इंडिया में प्लानिंग करते हैं हम, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, तो क्यों करते हैं, प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है या क्यों पड़ी उस टाइम पर, आज़ादी के टाइम पर प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। सिंपल सा रीज़न है, जब अंग्रेज़ों से इंडिया
को पावर की ट्रांसफ़र हुआ जब ब्रिटिश राज्य था, उसके बाद जो पावर थी वो इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में दी गई। तो उस टाइम पे जो हमारी इंडिया की दशा थी, जो इंडिया की इकोनॉमी थी, वो बिल्कुल बैकवर्ड थी। ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी थी और स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट यानी कि एक रुकी हुई, ठीक है, पिछड़ी हुई तो थी प्लस रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि भुखमरी इतनी थी, बीमारियाँ इतनी थी, बेरोज़गारी इतनी थी, तो बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। तो उससे उभरने के लिए, ठीक है, अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है तो हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर हमें कुछ काम करना है तो पहले प्लानिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये काम करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही हमारा कंट्री लेवल पे भी ये काम था कि पहले अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री आगे बढ़े, ठीक है, कुछ तरक्की हो, उत्पादन करना है हमें, तो हमें पहले प्लानिंग करना पड़ता है कि हमें सबसे पहला चीज़ क्या करना है। हम ये नहीं कि सीधा कंपनियाँ सेटअप कर देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। पहले हमने जोर दिया एग्रीकल्चर सेक्टर पे, क्योंकि वही मात्र रास्ता था। बेरोज़गारी इतनी थी, बस लोगों को एक अनुभव था, एक एक्सपीरियंस था किस चीज़ का, खेती बाड़ी का। एग्रीकल्चर सेक्टर का लोगों को अनुभव था काफ़ी, ठीक है, क्योंकि 50% से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। अब तो फिलहाल कम हो गया, लेकिन पहले आज़ादी के टाइम पर मैक्सिमम लोग 50% से ज़्यादा लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। तो मेन जो उद्देश्य था वो खेती बाड़ी को, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देना था, और वो सिर्फ एक काम से पॉसिबल था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना बेरोज़गारी इतनी थी, बीमारियाँ इतनी थी, भुखमरी इतनी थी कि लोगों के पास पैसा नहीं था। तो पैसा कहाँ से आता? गवर्नमेंट से आता। तो प्लानिंग की ज़रूरत ये इसलिए पड़ी ताकि गवर्नमेंट प्लान कर सके कि किस सेक्टर को ज़्यादा हमें प्रेफरेंस देनी है, किस सेक्टर को प्रेफरेंस नहीं देनी, किस चीज़ में पैसा ज़्यादा खर्च करना है, किस चीज़ में ज़्यादा खर्च नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत पड़ी ताकि हम कंट्री को एक सही डायरेक्शन में ले जा पाएँ। अगर हम 1940-50 में ही हम इंडस्ट्री सेटअप कर देते और एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान नहीं देते, तो आज की जो हमारी स्थिति है, जो आज का इंडिया है, वो ऐसा नहीं होता, शायद और पिछड़ा हुआ होता। तो सही टाइम पे सही कदम उठाना, सही जगह पर इन्वेस्ट करना, इसीलिए प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम भी सरकार को प्लानिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी। तो एक प्लानिंग कमीशन का सेटअप हुआ 1950 में, ताकि जो भी हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था है, किस सेक्टर में कितना ध्यान देना है, वो चीज़ का डिसीजन ले सकें। अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। 3 टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवाद जिसे बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी समाजवाद, और मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में आपका कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो एक एक करके तीनों देखते हैं हम। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट का मतलब है पूंजीवाद, ठीक है, कैपिटल का मतलब पूंजी। तो ये पूरा जो इकोनॉमी है वो पूंजीवाद है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? प्रॉफिट। तो कंपनी वही चीज़ बनाएगी, वही चीज़ प्रोड्यूस करेगी जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा है। इसमें सरकार का इंटरवेंशन नहीं होता। जो भी कंट्री है जिसमें ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, सरकार का रोल बहुत कम होता है। सरकार इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाना इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि हमने पहले पढ़ा था मैक्रो में कि प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए सिर्फ। उसको समाज के वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। वो भी अगर गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही पॉलिसी बनाए ऐसा, तब जाके होता है। अदरवाइज़ अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो प्राइवेट कंपनी कभी भी लोगों के भलाई के लिए 2 रुपये किलो चावल या 3 रुपये किलो गेहूँ नहीं देगी। ये उसको वो वही चीज़ बनाएगी जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। क्लियर? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है आर ओन बाय इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट कंपनी। एंड इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। प्राइवेट सेक्टर को खुली छूट दे रखी है, वो अपना बिना किसी के दबाव में आए डिसीजन ले सकते हैं कि वो क्या चीज़ का उत्पादन करेंगे, कितने में उसको बेचेंगे, ठीक है, और किन किन लोगों के लिए वो चीज़ बना रहे हैं। अब प्राइवेट सेक्टर है तो जाहिर सी बात है वो पैसों के लिए बना रहे होंगे, और पैसा कहाँ से आएगा? अमीर इंसान से। तो वो वही चीज़ बनाते हैं उनको जिसमें उनको प्रॉफिट है। तो कोई पर्सन है अगर वो चीज़ खरीदना चाहता है तो वो तभी खरीद पाएगा जब उसके पास पैसा है। वन हैज़ टू हैव मनी इन द पॉकेट टू बाय इट। तो अगर कोई पर्सन है वो कुछ सामान खरीदना चाहता है तो
उसके पास पैसा होना चाहिए तभी वो सामान खरीद पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बनाया ही अमीर आदमी के लिए। अगर उसको गेहूँ उगाने में कोई जो प्राइवेट कंपनी है उसको गेहूँ उगाने में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो गेहूँ नहीं उगाएगा, वो एसी या सोफ़ा बनाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था ना माइक्रो में कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर बनाती ही इसीलिए वो, ताकि वो महंगे, जो अमीर आदमी है वो खरीद सके, ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। अगर बनाने में मान लो 10,000 का खर्चा आ रहा है तो वो बेचेंगे 50,000 में, ताकि जो 40,000 है बीच का डिफरेंस वो प्रॉफिट में आ जाए। अब गरीब आदमी तो खरीद नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है अमीर आदमी ही खरीद पाएगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बहुत मिनिमम से मिनिमम रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत रोल होता है इसमें। प्राइवेट सेक्टर जो चाहेगी, जो प्राइवेट कंपनी चाहेगी, जो प्राइवेट पर्सन चाहेगा वही चीज़ बनाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट मिल रहा हो। अगर उसको प्रॉफिट नहीं मिल रहा किसी चीज़ में, वो चीज़ नहीं बनाता। तो क्योंकि मेन जो उद्देश्य है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। नेक्स्ट चीज़ है इसका मेरिट देखते हैं। एक जो अच्छाई चीज़ है इसमें, अच्छी जो चीज़ निकल के आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से, वो ये है कि जीडीपी ग्रोथ, जो जीडीपी हमारी जो इकोनॉमी की दशा है वो इम्प्रूव होती है। क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है, उत्पादन हो रहा है, पैसा काफ़ी मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो उससे जीडीपी की जो ग्रोथ है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है, रियल जीडीपी इम्प्रूव होगी उससे। सेकेंड चीज़ की डीमेरिट क्या होती है? अब जीडीपी तो इम्प्रूव हो रही है, पैसा कमा रहा है प्राइवेट कंपनी, लेकिन इससे दिक्कत ये है जो गरीब इंसान है, जो पुअर पीपल है, वो सामान नहीं खरीद पाते, वो सफ़र करते हैं, ठीक है। उनको अगर चावल लेना है, कुछ चीज़ लेना है, वो नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उतना प्राइस से, जो उनकी आमदनी है, जो उनकी जेब में जितना पैसा है उससे ज़्यादा का बेच रहे हैं वो लोग, ठीक है, उससे ज़्यादा प्राइस का है वो। क्योंकि प्रॉफिट, हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट किस पे डिपेंड है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो गरीब लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये डीमेरिट है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। नेक्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, जो समाज के लिए भलाई हो, जिस चीज़ में समाज का भला है वही चीज़ करेगी। हमने कैपिटलिस्ट में पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर का योगदान ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, सोशलिस्ट है, यानी कि समाजवाद। इसमें बिल्कुल जो इंटरफेयर रहता है, जो मेन रोल, डोमिनेंट रोल है, वो किसका है? गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है इसमें कि क्या चीज़ का उत्पादन करना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना प्राइस होना चाहिए सामान का, और गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मार्केट में क्या चीज़ अवेलेबल होगी, क्या चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम करा जाता है कि सरकार को ज़्यादा पता है कि लोगों के लिए क्या भलाई है, क्या चीज़ नहीं है। तो इट इज़ अज्यूम दैट गवर्नमेंट नोज व्हाट इज़ गुड फॉर पीपल। तो ऐसा माना जाता है कि सरकार को पता है, सरकार जानती है अच्छे से कि लोगों के लिए क्या चीज़ भलाई, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट डिसाइड हाउ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। सरकार ये भी डिसाइड करती है कि जो उत्पादन होना है वो कैसे होना है, मशीन के द्वारा होना है या मजदूरों के द्वारा होना है, लेबर इंटेंसिव होना है या कैपिटल इंटेंसिव होना है, ये भी सरकार डिसाइड करती है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी है? वो है चाइना। तो जो भी चीज़ें, मैक्सिमम जो कंपनीज़ है वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज़ है चाइना में। जो भी मैक्सिमम कंपनीज़ जो हैं वो भी गवर्नमेंट है, ठीक है। तो सरकार डिसाइड करती है कि क्या चीज़ प्रोडक्शन हो रही है, किस चीज़ को, किन लोगों को अधिकार है, किन लोगों को अधिकार नहीं है, वो सरकार द्वारा पूरा डिसाइड होता है। इसमें मेनली जो है सरकार ही देश को चला रही है, पूरा प्राइवेट कंपनी का बहुत ना के बराबर योगदान होता है। और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें प्राइवेट सेक्टर का ही योगदान ज़्यादा है, सरकार का बहुत कम योगदान है उसमें। इसमें एक मेरिट है कि जो पुअर पीपल है वो, इसमें उनको पूरा जस्टिस मिलता है, सोशल वेलफेयर होता है, सामाजिक न्याय होता है। जो गरीब लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गरीब लोगों को खाना पीना नहीं मिल पा रहा था, समाजवाद में गरीब लोगों को खाना पीना प्रॉपर तरीके से मिल पाता है, क्योंकि समाज की भलाई के लिए ही है। इसमें एक डीमेरिट जो है, जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस, यानी कि जो जीडीपी है हमारी, जो कंट्री की अर्थव्यवस्था है वो थोड़ी स्लो चलती है। बढ़ती तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बैकवर्ड रहती है, आगे बढ़ती है, लेकिन थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका इरादा नहीं होता, इनका इरादा होता है सोशल वेलफेयर, सामाजिक न्याय, समाज की भलाई,
ठीक है, जो समाज की भलाई के लिए होगा वो काम करती है सरकार सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो जीडीपी थोड़ा कम रहती है, इसलिए चाइना की जीडीपी देखना, चाइना की जीडीपी इंडिया से कम रहती है, यहाँ बाकी की कंट्री से कम रहती है ऐसा नहीं कि 4 या 5% पे, 6% पे रहती है, लेकिन तो धीरे धीरे इम्प्रूव होती है वो। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, यानी प्राइवेट कंपनी भी ऑपरेट करती है इस कंट्री में और जो सरकारी कंपनी है वो भी ऑपरेट करती है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसका आप मुझे बताएंगे, आप मुझे मैसेज करके। अब मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर का मेन काम क्या है? प्रॉफिट कमाना। तो जब तक प्रॉफिट मिल रहा है तब तक प्राइवेट सेक्टर काम करेगी। गवर्नमेंट जो है वो कब दखल देती है? जब गरीब लोगों तक सामान नहीं पहुंचता। जैसे गेहूँ है, गेहूँ यहाँ चावल है, 30 रुपये किलो चावल, 40 रुपये किलो चावल है। अब लेकिन गरीब लोग तो 30 रुपये किलो चावल नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए भले जो हम मिडिल क्लास हैं उनके लिए ठीक ठाक होगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए गवर्नमेंट उनको सस्ता राशन प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा सस्ते राशन की दुकान होती है जिसको कंट्रोल भी बोलते हैं, तो वहाँ पर 2 रुपये किलो चावल या 3 रुपये किलो चावल गेहूँ मिलते हैं इतना। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या कमा रहा है, क्या दे रहा है? दुकान से जो लेगा वो तो अब कोई राशन की दुकान है, प्राइवेट इंडिविजुअल जो राशन की दुकान है वो तो उतने में बेचेगा जितना उसको मिल रहा है होलसेल में। 30 रुपये किलो चावल है तो 30 रुपये किलो बेचेगा, लेकिन जो गरीब आदमी है, ठीक है, जो 100 रुपये दिन के कमा रहा है, वो खरीद पाएगा? उसको नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए तब जाके तो उस केस में क्या होता है, गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है और 2 रुपये किलो चावल, 3 रुपये किलो गेहूँ तब देती है। तो जो सस्ते राशन की दुकान होती है वो इसलिए है ताकि जो सोशल वेलफेयर भी हो प्लस प्राइवेट सेक्टर का मुनाफा भी हो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो अमीर आदमी, जो मिडिल क्लास हैं, वो तो दुकान से खरीदते हैं 30 रुपये किलो चावल, 60 रुपये किलो चावल खरीदते हैं। तो जो प्राइवेट कंपनीज है उनका मुनाफा हो रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके लिए फ़ायदा कैसे होगा? सरकार उनका फ़ायदा करती है 2 रुपये सस्ते दामों में राशन देकर। क्लियर? तो इसमें क्या है, कैपिटलिस्ट यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है और क्या सोशलिस्ट, समाज का भलाई भी होती है। द मार्केटर विल प्रोवाइड वॉट एवर गुड्स एंड सर्विसेज इट कैन प्रोड्यूस वेल। जो प्राइवेट कंपनी है वो क्या करेगी? जो सामान वो सही से बना सकती है, सही दामों में बना सकती है, वो बनाएगी। गवर्नमेंट कब क्या प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज। जो तेल हो गया, साबुन हो गया और राशन पानी हो गया, जो डेली यूज़ की चीज़ें, नमक हो गया। नमक 60 रुपये क्यों, 60 रुपये का पैकेट क्यों नहीं है? क्योंकि वो एसेंशियल चीज़ है। अगर वो महंगा हो जाएगा तो गरीब लोग तो फिर मर ही जाएंगे बेचारे। तो इसलिए अगर सही दामों में मिलना है तो गवर्नमेंट बीच में आती है। और जो चीज़ सोफ़ा है या एसी है वो आपने देखा होगा प्राइवेट कंपनी बनाती है। क्यों? क्योंकि उनसे प्राइवेट सेक्टर को मुनाफा ज़्यादा होता है। सोफ़ा है, एसी है, वो कौन लोग खरीदते हैं? अमीर लोग खरीदते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को वहाँ से मुनाफा होता है और जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, वो सरकार गरीबों को प्रोवाइड करती है ताकि गरीबों का भलाई भी हो और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका मुनाफा भी हो। अब इसका मेरिट देखते हैं कि जीडीपी अच्छी रहती है, ख़राब नहीं रहती, जीडीपी अच्छी रहती है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है। जो प्राइवेट कंपनी है उनको तो अपना एसी का, सोफे का पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है उनको अमीर लोगों से, तो जीडीपी अच्छी होगी। दूसरा एक अच्छा पॉइंट क्या है, मेरिट क्या है कि सोशल जस्टिस हो रहा है। ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको भी राशन पानी सस्ते में मिल पा रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है प्राइवेट कंपनी का और गरीबों का भलाई भी हो रही है। ये मेरिट है। अब डीमेरिट क्या है? गवर्नमेंट, जब ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो कहीं ना कहीं कोई जो ऑफिशियल रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस, सरकारी जो कर्मचारी रहते हैं, वहाँ पर करप्शन होता है। ठीक है, अगर सरकार प्रोवाइड कर रही है तो सरकार चाहती है कि थोड़ा हिस्सा उनको भी मिल जाए, ठीक है, उनकी पार्टी के लिए मिल जाए। तो वहाँ पर क्या होता है, करप्शन होता है। तो जो कुछ लोग होते हैं, 100 में से 5 या 10 लोग गरीब लोग होंगे, उनको राशन पानी ठीक से नहीं मिल पाता। अगर मान लो 1000 क्विंटल का अगर चावल जा रहे हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत सरकार रख लेती है अपने पास, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अपने पास रख लेते हैं। अब 1000 क्विंटल में से किसको पता चल रहा कि 1 किलो 2 किलो निकाल लिए चावल, है कि नहीं? तो वहाँ पर करप्शन भी होता है। ये करप्शन सिर्फ पैसों को लेकर ही नहीं होता, और चीज़ों को लेकर भी करप्शन होता है। तो अगर 1000 किलो चावल जा रहे हैं तो उसमें से 1 आध किलो निकाल दिए, किसको पता चल रहा कि 1000 किलो चावल में से 1 आध किलो कम हुआ है? तो करप्शन को भी बढ़ावा मिलता है इससे।
एक ये डीमेरिट है। तो ऐसी कौन सी कंपनी है या ऐसी कौन सी कंट्री है, सॉरी, ऐसी कौन सी कंट्री है जो मिक्स्ड इकॉनमी है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें आपकी होमवर्क में आपको मैसेज करके बताना मुझे।